गुड मॉर्निंग एवरीवन। SRUP कटुमर यानी श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में मैं भुवनेश सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 की यूनिट 1 जिसका नाम था परिमेय संख्याएं उसके बारे में पढ़ा था। हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। तो आज हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कंप्लीट नहीं हुए थे, उनको ही पढ़ेंगे और थोड़ा पिछला भी हम रिवाइज कर लेंगे। तो देखते हैं परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्या के गुण। तो अपन देखो यहाँ पर क्या करेंगे, प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्याओं की बात आएगी तो मैं क्या ले लेता हूँ भाई, n ले लेता हूँ, n1 लूंगा, ये n1 और ये n2, यानी एक प्राकृत संख्या उसको n1 बोलूंगा, दूसरी को n2 बोलूंगा। पूर्ण संख्याओं की बात होगी तो w1 और w2, ठीक है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं को मैं क्या बोलूंगा, z1 और z2, ठीक है। परिमेय संख्याओं को क्या बोलूंगा भाई मैं, r1 और r2, यानी पहली परिमेय संख्या r1 है, दूसरी r2 है। अब हम बात करते हैं, पहला जो गुण था परिमेय संख्याओं का समवृत्त, ठीक है। समवृत्त हमने कल पढ़ा था, होता क्या है, समवृत्त हम देखते हैं जोड़ के लिए, ठीक है। वापस से देख लीजिए, समवृत्त का मतलब होता क्या है वह देखते हैं। अगर मैंने कोई परिमेय प्राकृत संख्या n1 ली, ठीक है, दूसरी प्राकृत संख्या n2 ली, ठीक है, तो उसका मान भी मुझे क्या आना चाहिए, n, यानी परिमेय संख्या ही, सॉरी देखो, अगर मैं प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो उनका योग क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या ही मेरा आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं w1 प्लस w2 यानी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो मेरा मान क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। w1 w2 का मतलब है पहली पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या, जैसे 2 + 4 का मान क्या होता है, 6, तो ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है और ये भी हमारी पूर्ण संख्या ही है, ठीक है। फटाफट करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर z1 लेता हूं मैं और z2 यानी दो पूर्णांक संख्याओं को मैं जोड़ता हूं तो मुझे मान क्या प्राप्त होना चाहिए, पूर्णांक, दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो पूर्णांक संख्या ही मेरा आंसर आना चाहिए। इसी प्रकार r1 + r2 = r, ठीक है। अगर दो परिमेय संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूं तो मेरा मान क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, योग के अंतर्गत योग के समवृत्त है, ठीक है। कौन समवृत्त है, अगर r लूंगा तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है, अगर z लूंगा तो पूर्णांक संख्या है, नहीं तो पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार घटाव देखिए, ठीक है। अगर मैं n1 - n2 ले रहा हूं तो मुझे मान क्या प्राप्त होना चाहिए, n ही प्राप्त होना चाहिए। यानी अगर मैं दो प्राकृत संख्याओं को घटा रहा हूं तो क्या प्राप्त होना चाहिए मुझे, दो प्राकृत संख्याओं को मैं घटा रहा हूं, जैसे 1 - 1 है, ठीक है। तो इनको मैंने घटाया तो 0 प्राप्त हो गया मुझे। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसलिए हमारा भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, घटाव के समवृत्त नहीं होती। w1 + w2 है, ठीक है, तो मेरा क्या आना चाहिए, w ही आना चाहिए। इसी प्रकार z1 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस करें हम, w1 - w2 है तो क्या आना चाहिए, हमारी पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। इसी प्रकार हमारी यहाँ पर क्या आनी चाहिए, पूर्णांक संख्या ही आनी चाहिए। अगर मैं प्राकृत संख्या में से, सॉरी परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाता हूँ तो मुझे परिमेय संख्या ही आनी चाहिए। अब देखिए, प्राकृत संख्या में से प्राकृत घटाऊंगा तो ये क्या है, घटाव के समवृत्त नहीं है। w1 - w2 जैसे 0 - देखो w क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, 0 एक पूर्ण संख्या है, -1 अगर मैं इसमें से 1 घटा रहा हूँ, ठीक है,
तो 0 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, जबकि -1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो हमारा ये भी क्या है भाई, पूर्ण संख्याएं भी किसके घटाव के समरथ नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर मैं -1 में से -2 घटाऊंगा तो -3 आएगा, और हमारी ये कौन सी समरथ होंगी, ये भी समरथ होंगी। तो ये क्या है, घटाव के समरथ है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर हम देखते हैं गुणा। ठीक है, n1 इंटू n2 करता हूं मैं, यानी तो हमारा क्या आना चाहिए, n ही आना चाहिए। अगर दो प्राकृत संख्याओं का गुणा कर रहा हूँ, 1 गुणा 1 कर रहा हूँ, तो मुझे प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, समरथ हो जाएगा। W1 इंटू W2 करूँगा तो मुझे क्या चाहिए, W ही चाहिए। जैसे 0 गुणा 1 करता हूँ तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का मान पूर्ण संख्या आएगा तो गुणा के समरथ होंगी। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं को देखेंगे हम। पूर्णांक संख्या देखिए, Z1 इंटू Z2 करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि पूर्णांक संख्याओं का गुणा करूंगा तो मैं दो पूर्णांक संख्या गुणा करूंगा तो तीसरी संख्या जो आएगी वह हमारी पूर्णांक ही होनी चाहिए, तो वह भी हमारी क्या हो जाएगी, समरथ हो जाएगी। R1 इंटू R2 करता हूँ तो मुझे क्या चाहिएगा भाई, R ही चाहिए, यानी तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये गुणा के समरथ है। इसी प्रकार हम भाग के लिए चेक करेंगे समरथ गुण। देखो, अब क्या करते हैं हम, n1 भाग देते हैं n2 का, तो जो मान आना चाहिए हमारा वह क्या आना चाहिए, n ही आना चाहिए। देखो, प्राकृत संख्या मैं ले रहा हूँ, जैसे 0 लिया मैंने, 0 प्राकृत नहीं होती, 1 लिया, 1 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आया भाई, ये तो P/Q के रूप में आ गई, तो ये क्या होती है हमारी भाग के अंतर्गत समरथ नहीं होगी। इसी प्रकार W1 भाग W2 है तो मुझे क्या चाहिए, W ही चाहिए। जैसे 2 पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी P/Q के रूप में आ गई, तो ये भी हमारे क्या होंगी भाई, ये भी किसके अंतर्गत, भाग के अंतर्गत समरथ नहीं है। इसी प्रकार Z1 भाग Z2 तो हमारा क्या आना चाहिए, Z आना चाहिए। जैसे -3 -2 तो P/Q के रूप में आ गई, तो लेकिन पूर्णांक संख्या तो P/Q के रूप में होती नहीं, तो ये भी नहीं होंगी हमारी समरथ। R1 भाग R2 है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिएगा, R ही आना चाहिए, तो ये भाई हमारी क्या हो जाएंगी, भाग के समरथ हो जाएंगी। कैसे होंगी देखिए, जैसे 1/2 है, परिमेय संख्या ही है, अगर उसको मैं भाग देता हूँ 3/4 से, ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही आएगी, यानी P/Q के रूप में आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं समरथ हैं। समरथता का गुण हमने पढ़ लिया। अब हम अगला गुण देखते हैं। समरथ के बाद हमने देखा था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब है, अगर मैं देखो, क्रम विनिमय अगर दो प्राकृत संख्याएं ले रहा हूं, n1 प्लस n2 है, ठीक है, उनका मान n आ रहा है, अगर मैं n2 प्लस n1 करता हूं तो भी हमारा क्या आएगा, हमारा मान चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जैसे 1 प्लस 2 को मैंने किया, या फिर मैं 2 प्लस 1 करूं तो 3 ही तो आएगा। तो क्रम चेंज करने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मान पे, तो वह हमारी संख्या क्या हो जाएंगी भाई, क्रम विनिमय है। ठीक है, तो ये संख्याएं सारी संख्याएं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, सब क्या हो जाएंगी, क्रम विनिमय हो जाएंगी हमारी, क्योंकि जोड़ करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्रम विनिमय है। ठीक है, सबको लिख लेंगे हम। अगर मैं कोई देख लीजिए W1 प्लस W2 है, जैसे पूर्ण संख्या 2 प्लस 4 है तो 6 आएगा, 4 प्लस 2 करूंगा तो भी मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार अगर पूर्णांक संख्या -3 प्लस -6 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आएगा, या फिर मैं -6
प्लस -3 करूँगा तो भी -9 ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारी संख्याएं क्रम में होंगी किसके अंतर्गत, योग के अंतर्गत। अब देखिए अगर मैं घटाव में गुणा चेंज करता हूँ, घटाव देखिए अब मैं अगर n2 में से n1 घटाऊंगा तो मेरा n1 नहीं आएगा। जैसे देखिए क्यों, 2 में से 4 घटाता हूँ तो क्या आता है -2, 4 में से 2 घटाऊंगा, ठीक है भाई, 4 में से मैंने 2 घटाया तो क्या आ गया 2। तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम, क्रम चेंज नहीं कर सकते। तो घटाव के अंतर्गत ये कोई भी क्या होगा, कोई भी संख्या अगर मैं उसका क्रम चेंज करके घटाऊंगा तो घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए गुणा के अंतर्गत ये चीजें हमारी अप्लाई हो जाएंगी। देखो मैं 2 गुणा 6 कर लूँ, 2 गुणा 6 करूँ, 2 गुणा 6 करूँ तो 12 आएगा, और 6 गुणा अगर 2 करूँगा तो भी मैं 12 ही आएगा। जैसे n1 इंटू n2 करता हूँ तो n आता है, तो n2 इंटू n1 करूँगा तो भी मेरा मान समान आएगा। तो यहाँ पर भी हम कह देंगे गुणा के अंतर्गत सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय है, ठीक है। अब वही चीज जैसे बाकी के साथ कर रहे थे, यानी घटाव के साथ कर रहे थे, तो वो चीज भी बाकी के साथ अप्लाई नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखिए अगर मैं 4 में भाग देता हूँ 2 का तो क्या आता है हमारा 2 आता है। अब मैं क्रम चेंज कर रहा हूँ, 2 में भाग दूंगा किसका, 4 का, तो मेरा क्या आएगा 1/2 आएगा। तो हम कह सकते हैं क्रम विनिमय नहीं होगी। तो कोई सी भी संख्या हमारी क्रम विनिमय नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा भाई, परिमेय संख्याएं भी क्रम विनिमय नहीं होंगी। जबकि यहाँ पर देखिए सब कुछ हो जाएगा क्रम विनिमय गुणा के अंतर्गत। परिमेय संख्याओं के लिए 1/2 गुणा 4/2 कर लो, या फिर 4/2 गुणा 1/2 कर लो, तो भी मान सेम ही आएगा, ठीक है। क्रम विनिमय सारी हो जाएंगी, भाग के क्रम विनिमय कोई भी नहीं होगा, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, गुणा और जोड़ क्रम विनिमय होते हैं हमारे, और क्या भाग और घटाव हमारे क्रम विनिमय नहीं होंगे। अगला जो नियम है वह देखते हैं हम, क्या कहना हमारा थर्ड रूल है, साहचर्यता। साहचर्यता क्या है हमारा वह भी देख लीजिए एक बार। देखो a प्लस b प्लस c है, अगर 3 संख्याएं हैं, ठीक है भाई, मुझे इनको जोड़ना है। तो साहचर्यता क्या कहता है कि या तो मैं पहले इन 2 को जोड़ूं और फिर बाद में इसको जोड़ूं, या फिर a प्लस b को पहले जोड़ूं फिर बाद में c को जोड़ूं। तो हमारे मान देख लीजिए, अगर मैं कोई 3 संख्या है 3 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है, तो मान क्या आएगा 11 आएगा। या फिर मैं 3 और 6 को पहले जोड़ता हूँ फिर बाद में 2 जोड़ूंगा तो भी तो मान 11 ही आएगा। तो ये गुण हमारा क्या कहलाता है, सहचारिता कहलाता है। अब सहचारिता के अंदर देखो योग है हमारा, ये किसके लिए हो गया, जोड़ के लिए हो गया। माइनस के लिए देखते हैं सहचारिता, a माइनस बी माइनस सी बराबर, जैसे 6 माइनस 2 माइनस 4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या आएगा, 6 माइनस 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, और यहाँ पर क्या जाएगा भाई 6 माइनस 2 बराबर 4 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, मैं पहले 6 में से 2 घटाता हूँ और फिर -4 घटाऊंगा, तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 माइनस 4 क्या बचेगा हमारा 0। तो हम कह सकते हैं कि भाई सहचारिता नियम माइनस पर यानी घटाव पर लागू नहीं होती।
अब ये परिमेय संख्याओं के लिए भी होगा, परिमेय के लिए होगा, पूर्ण संख्याओं के लिए, सबके लिए ही है होगा हमारा सहचारिता का नियम। गुणा के लिए देखते हैं, देखो a गुणा b गुणा c, या तो पहले मैं एक a है उसका बाद में गुणा करूं, bc का करूंगा पहले, या फिर a इंटू बी करूं और फिर बाद में c का गुणा करूं। तो गुणा में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिए 2 गुणा 6 गुणा 3 है, तो 6 कम 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। या फिर 2 का गुणा पहले 6 से करूं फिर उसके बाद में 3 से करता हूं, तो 6 दूनी 12, 12 12 दूनी 24 12 थी 36। तो ये हमारे क्या हो गए भाई, ये भी साहचर्य हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगी, और ये नहीं होगा, गुणा के लिए साहचर्य हो जाएगा। अब भाग के लिए देखते हैं, भाग के लिए क्या कहता है हमारा नियम। a में भाग देता हूं मैं, ठीक है, पहले मुझे a में भाग देना है, ठीक है, फिर b में और c में, फिर उसके बाद a भाग b और फिर अलग से c का भाग देना है। जैसे देखिए 4 में भाग दूंगा मैं इसका 8/2, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो पहले भाई अपन कोष्टक सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक, 4 भाग 8 में भाग दूंगा तो 4 बार और एक आंसर आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि 4 में भाग पहले मैं 8 का दूंगा, फिर उसमें भाग 2 का दूंगा, तो 4 में भाग 8 का दूंगा तो 1/2 आएगा, फिर 2 का भाग दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई सहचारिता भाग पर भी हमारी नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, जोड़ हमारे साहचर्य होते हैं, जोड़ साहचर्य होते हैं, यहाँ पर घटाव या व्यवकलन साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार गुणा हमारा क्या है भाई, साहचर्य है, और भाग हमारा क्या हो जाएगा, साहचर्य नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला गुण, चौथे नंबर का गुण देखते हैं, वितरकता। वितरकता गुण हमारा क्या कह रहा है वह भी देख लेते हैं। चौथा गुण देखिए वितरकता। वितरक मतलब बांटना होता है, वितरक का मतलब होता है बांटना। जैसे a है प्लस b प्लस c है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा ab प्लस ac। तो ये मैंने क्या किया, a को दोनों के साथ गुणा के रूप में बांट दिया, ठीक है। और मैं अगर ये क्या कर सकता हूँ, a गुणा b माइनस c है तो ab माइनस ac ये भी कर सकता हूँ, तो ये हमारा वितरकता का गुण है। अब हम देखते हैं व्युत्क्रम, ठीक है, या फिर गुणात्मक प्रतिलोम, इसको ये भी बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। और फिर छठे नंबर पर हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम, ये क्या होते हैं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, 10 है, ठीक है, इसमें ऐसी संख्या जोड़िए कि जिन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मान हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाना चाहिए। तो इसमें 10 में क्या जोड़ना है, एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि मेरा मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। चलिए मान लीजिए वह संख्या कौन सी होगी, x होगी, ठीक है। तो 10 प्लस x बराबर 0, ठीक है, यहाँ से x का मान निकालूंगा तो मैं -10, यानी अगर मैं 10 में क्या जोड़ूं, -10 को जोड़ता हूं तो मेरा मान 0 आ जाना चाहिए, 10 -10 बराबर 0, ठीक है। 10 में से 10 जाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बराबर 0। तो योज्य प्रतिलोम के लिए परिभाषा क्या हो जाएगी,
ऐसी संख्या, किसी संख्या में वह संख्या जोड़ने पर कि दोनों का मान क्या आ जाए, हमारा शून्य आ जाए, तो वह हमारा क्या हो जाएगा भाई, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए 10 का योज्य प्रतिलोम -10, 2 का योज्य प्रतिलोम -2। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो आपको क्या करना है, बस चिन्ह परिवर्तन कर देना। जैसे -3 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो प्लस का 3। कैसे, -3 + 3 क्या हो जाएंगे, 0। तो हमें तो क्या चाहिए कि ऐसी संख्या जिसमें किसी ऐसी संख्या को जोड़ा जाए ताकि हमारा जो मान है शून्य आ जाना चाहिए। तो ये हमारा होता है योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि दोनों का मान शून्य आ जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब देखते हैं अब हम देखते हैं भाई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है। मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि जैसे 3/4 है, ठीक है, 3/4 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि मान हमारा 1 आ जाए। ठीक है भाई। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वापस इसको x मान लेते हैं हम। x को हमने इधर रखा 1 ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा ना, 4/3 हो जाएगा। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 4/3। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। अगर आपको जैसे 3/4 का व्युत्क्रम करवाना है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो आपको क्या करना है, सीधा बस इस संख्या को उल्टा कर देना, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। यही होता है व्युत्क्रम। जैसे 1/4 है, 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/1, या फिर 4/1 को हम क्या बोलते हैं, 4 ही बोलेंगे। ठीक है। 5 का व्युत्क्रम पूछेगा तो 5 के बटे में क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये हमारा व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम होता है। परिभाषा देखेंगे, परिभाषा किसी संख्या में ऐसी संख्या का गुणा किया जाए ताकि दोनों का मान 1 प्राप्त हो जाए, तो वह उसका क्या कहलाएगी भाई, गुणात्मक प्रतिलोम होगी। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे 5 का क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। एंड 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3। यानी उल्टा करके लिख देना है। व्युत्क्रम भी इसी को बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी इसी को बोलते हैं। आज हमने परिमित संख्याओं के जोड़, बाकी गुणा सब कुछ सीख लिए हैं। अब हम कल यूनिट 1.1 स्टार्ट करेंगे, या फिर उससे पहले जो एग्जाम्पल है वह करेंगे। धन्यवाद।